नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम CGL 2024 में 17,727 पोस्ट के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए इत्मीनान से बैठिएगा। आप चाहे दिव्यांगजन में आते हो, एक्स सर्विसमैन में आते हो, सबके लिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ना। स्क्राइब की सुविधा कैसे मिलेगी। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट जानते क्या है, कौन सी ऐसी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें फिजिकल है, जिनमें हमें हाइट मांगी गई है, जिसमें हमें दौड़ना पड़ेगा या साइकिल चलाना पड़ेगा या चलना पड़ेगा, है ना। अगर वो सारी, क्योंकि देखिए इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन हमें वो, तो मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि कहाँ से आपको शुरू करना है। तो मैं आप जो वीडियो है ना, इसको बेसिक से शुरू नहीं करूंगा कि 17,727 पोस्ट है, आइए कौन कौन से में है, कहाँ लास्ट डेट है, क्या है ये सब। अब आपको पता है, अभी भी तो खुला है ना। 24 जून को खुला है, 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। मैं आ जाता हूँ सीधे पहले उस पन्ने पर जहाँ पर हमें ये पता चल जाए, क्योंकि ये डाउट दूर होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें हाइट वगैरह मांगी गई है ना। तो उससे पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपने धोखे से प्रेफरेंस डाल दी तो वो बदलेगी नहीं अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए तो। ठीक है ना। फाइनल रिजल्ट घोषित होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाकर के प्रेफरेंस देनी पड़ेगी पोस्ट की। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सी पोस्ट में जो है आपसे हाइट, साइकिलिंग या ये सब मांगा जाएगा, तो उसको थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है ना। और एक बात और बताने वाला हूँ कि 30 के ऊपर अगर आप हो गए हैं, तो देखिए 30 तक की सारी पोस्ट हैं, लेकिन एक पोस्ट मात्र ऐसी जो 30 के ऊपर वाले भर सकते हैं, वो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। ठीक है ना। उसमें क्योंकि लास्ट डेट जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, उसमें जो मैक्सिमम एज है वो 32 है। अब अगर आप SC ST तो उसमें 5 साल 10 साल, फिर धीरे धीरे करके आप उसमें बढ़ा सकते हैं। समझ गए ना, वो कैटेगरी वाइज आपके वो बढ़ेगा। ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि भाई जैसे EWS का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनता है, तो वो कितने या कौन से साल का मान्य होगा, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कौन से, तो यहाँ पर टच करेंगे और देखिए पेज नंबर, PDF जानते हैं 109 पेज की है, और हम जा रहे हैं सीधे 107 पर। ठीक है। और ये मैंने कर दिया, ये देखिए यहाँ आ गया पर। क्या आपके सामने दिख रहा है अभी स्क्रीन पर क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं पेन ले लूँ फिर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखना ध्यान से। ये क्या है भैया, फिजिकल स्टैंडर्ड है। यहाँ पर पहले अपन मेल के लिए बात करेंगे। अब देखो जरा कौन कौन से पोस्ट के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए एक इंस्पेक्टर की पोस्ट, बहुत ध्यान से देखना। इंस्पेक्टर की इस पोस्ट, लेकिन कौन कौन से विभाग की, याद रखना, सेंट्रल एक्साइज की अगर आप भरना चाहते हैं, या आप एग्जामिनर की भरना चाहते हैं, या आप प्रिवेंटिव ऑफिसर की भरना चाहते हैं, या इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में भरना चाहते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, मैंने जिन जिन का नाम लिया यहाँ पे, इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट देख रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। इसमें मेल के लिए जो हाइट मांगी है वो है 157.5 सेंटीमीटर। तो सबसे बेहतरीन क्या तरीका होता है जानते हैं, ये हाइट आप नाप लीजिए। अगर आप यहाँ जाने का सपना दे रहे हैं या प्रेफरेंस में सोच रहे थे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। यहाँ पर छाती भी मांगी गई है। छाती कितनी है बिना फुलाए, 81 सेंटीमीटर, है ना। चेस्ट फुली एक्सपांडेड विद अ मिनिमम एक्सपांशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यानी देखो जरा, 5 सेंटीमीटर फिर एक्सपैंड भी हो सके, मतलब देखो सांस भरने से पहले और सांस भरने के बाद 5 सेंटीमीटर तक का अंतर होना चाहिए। ठीक है। तो 81 सेंटीमीटर मांगी गई है। और यहाँ पे रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा गढ़वाली को, असमीज को, गोरखास को, मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स को। आगे चलते हैं। अब इसी, यही जो आपने पोस्ट देखी, इसमें देखिए जरा फिजिकल टेस्ट क्या मांगा है। इसमें उन्होंने बोला है कि हम वॉकिंग करवाएंगे, ध्यान सुनना, दौड़ा नहीं रहे, चलवा रहे हैं। 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर आपको चल के दिखाना पड़ेगा, और साइकिलिंग आपको 8 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है ना। लेकिन बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर CBN। अब इसको जरा यहाँ पर आकर के देख लो पहले, तो बहुत जल्दी मत रहो, है ना। देखो यहाँ पर आपको देखा इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर CBN, यानी सेंट्रल ब्यूरो नार्कोटिक्स, लेकिन इसमें सिर्फ इसकी बात कर रहे हो, है ना। इंस्पेक्टर को छोड़ दिया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की, लेकिन उन्होंने कहा है कि सब इंस्पेक्टर के लिए CBN के, है ना, साइकिलिंग की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, वहां पर वो काम नहीं करेगा। इंस्पेक्टर पे काम करेगा, CBN के सब इंस्पेक्टर पे काम नहीं करेगा। आगे चले फीमेल की बात करते हैं। फीमेल के लिए जो हाइट मांगी गई है वो यहाँ देख लेंगे अच्छे से, 152 सेंटीमीटर है, और आपका वजन मांगा गया 48 kg का, और 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी उन्हीं एरियाज को जो मैंने अभी ऊपर बताए थे। अब इनके लिए फिजिकल टेस्ट ऐसा है कि इनको 1600 मीटर नहीं, इनको 1 किलोमीटर चलवाएंगे 20 मिनट में, और 3 किलोमीटर चलवाएंगे 25 मिनट में। साइकिलिंग करवाएंगे 3 किलोमीटर की 25 मिनट के अंदर, है ना। तो साइकिलिंग फिर से वही एप्लीकेबल नहीं है सब इंस्पेक्टर CBN के लिए, ये बात याद रहेगी। अब एक और नोट यहाँ पे लिखा है, ये आपको बहुत जरूरी, बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए नोट क्या लिखा है, फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर
चाहे सेंट्रल एक्साइज की जो ऊपर लिखे थे, एग्जामिनर की, प्रिवेंटिव ऑफिसर की, पर्सन विद डिसेबिलिटीज विल हैव टू मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड दैट इज, मतलब ये कह रहे हैं कि जो दिव्यांग जन है अगर वो इसके लिए भरना चाहते हैं, है ना, तो उनको फिजिकल स्टैंडर्ड तो मैच करना पड़ेगा, जैसे कि हाइट हो गई, चेस्ट हो गई, वेट हो गई, एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रेलिवेंट पोस्ट, है ना, जो उसके लिए रखा गया आपको वही हाइट और वो सब होना चाहिए आपका भी, समझ गए ना। अब हाउएवर इन्होंने साफ साफ कहा है फॉर ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट, जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है, द फॉलोइंग रिलैक्सेशन इन फिजिकल टेस्ट इज अलाउड, उनको जो ऑर्थोपेडिकली हैं, बहुत ध्यान सुन ले, डिसेबल्ड हैं, उनको वॉकिंग शेल नॉट बी इंसिस्टेड, है ना, उनको वॉकिंग से बचाव मिल जाएगा और साइकिलिंग से बचाव मिल जाएगा। लेकिन वो कौन है ऑर्थोपेडिकल डिसेबल्ड में, ध्यान सुनना, वो कैटेगरी जैसे वन लेग वाले और वन आर्म एंड वन लेग वाले, या फिर वन आर्म वन लेग या वन आर्म लेग वाले, इनको वॉकिंग और साइकिलिंग से राहत मिल जाएगी। क्लियर है कहानी? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब ये देखो, ये सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है कौन से डिपार्टमेंट की, पहले वो देखो जरा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऊपर नारकोटिक्स था, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब यहाँ हाइट देखो आप थोड़ी सी ज़्यादा है, मेन के लिए 165 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और छाती देखो जरा 76 सेंटीमीटर, और एक्सपांशन होगा 5 सेंटीमीटर तक, यहाँ से फूलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आंखें वगैरह भी दी हैं कि आप दूर का देख सको, 6x6 वन आई में और एक आंख में, और 6/9 अदर आंख में चल जाएगा। नियर विजन इतनी होनी चाहिए एक आंख की, और दूसरे आंख की इतनी होनी चाहिए कम से कम। अब यहाँ जाइए, ये फिजिकल स्टैंडर्ड अब यहाँ पर आ गया सब इंस्पेक्टर का, लेकिन ये है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये कौन सी थी अभी जो आपने पढ़ा, नेशनल, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, ये सीबीआई था, है ना, और ये एनआईए है, एनआईए है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 170 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट, 150 वो लड़कियों की, और लड़कों के लिए जो छाती है वो 76 सेंटीमीटर, है ना, बिना फुलाए, फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर तक हो जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अच्छा, आंखें वही हैं जो आपने ऊपर पढ़ी थी। अब आइए फिजिकल स्टैंडर्ड हम बात करने वाले हैं सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, JIO, कहाँ भैया, नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्यूरो, नार्कोटिक कंट्रोल ऑफ ब्यूरो में, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में, ये सब इंस्पेक्टर के लिए। हाइट देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे लड़कों के लिए मांगी गई 165 और वुमेन के लिए 152 सेंटीमीटर। देखिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो जाए कौन कौन सी पोस्ट में ये हाइट वगैरह मांगा गया है, इनको ध्यान में रखना है आपको, है ना। हालांकि ये बड़े आसानी से पहचाने जा सकते हैं क्योंकि इनकी रैंक के आगे इंस्पेक्टर या तो सब इंस्पेक्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो आप वैसे समझ जाओगे। बस यहाँ पर एक और, यहाँ पर देखना जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एक पोस्ट नहीं है, बाकी सब में तो आपने देखा इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है, ठीक है ना। और चेस्ट इसके लिए 76 सेंटीमीटर है, ठीक, ये हो गया भैया पूरा खत्म 109, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं वापस से जहां पर अपने को शुरू करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको, एक सेकंड, ये इसको ले लेते हैं 1 और एंटर दबा देते हैं, वापस आ गया अब अपन धीरे धीरे बात करेंगे क्या क्या कितना कहा गया था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। जो मुख्य बात थी मैंने आपको बता दी, आप ये समझ चुके हैं कि जो हमारे इंस्पेक्टर की पोस्ट है जहाँ कहीं भी, या हमारे एसआई की जितनी भी पोस्ट हैं, इनमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांग लिया गया है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है और फिजिकल एफिशिएंसी, मतलब इनमें ही आप देखोगे वॉकिंग भी करा रहे हैं और साइकिलिंग भी करा रहे हैं, है ना, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए, और यहाँ तक कि उन्होंने किसी उनको भी नहीं छोड़ा, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को भी नहीं छोड़ा। आपने देखा वन लेग वन आर्म वाले ये सब कर, उनको मतलब हाँ उनको छूट मिल सकती है ना, कुछ कुछ चीज़ों में छूट मिली है, वो आपने देख लिया। देखिए भाई, तो अब नॉर्मल बात कर लेते हैं कि 24 जून इसकी अभी बहुत कुछ बताना है मुझे आपको, है ना, तो अभी अभी पेपर के बारे में भी बातचीत करनी है, ठीक है। या कहें तो पेपर के बारे में भी बात कर लें पहले, है ना, नहीं पेपर के बारे में थोड़ी देर में करेंगे, पहले अपन ये देख लेते हैं। वैसे आपका मन हो रहा होगा पेपर पहले देख लें, है ना, क्योंकि पोस्ट वगैरह तो आप सभी देख ही रहे हो, चलो पहले पेपर ही देख लेते हैं कि पेपर कैसे आने वाला है, ठीक है। मैं एज भी बता दूंगा, कईयों को एज भी जानना होगा, हो सकता है, ठीक है। और ये बहुत सारे पॉइंट है अपने पास, बहुत सारे पॉइंट है, आप चिंता मत करिए, मैंने सारे हाईलाइट कर लिए, पूरे 109 पन्ने की PDF मैंने देख ली, है ना, और वही हाईलाइट करके मैंने रखी। मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना है कि आपको नहीं करना है, इसलिए इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। पहले मैं पेपर के बारे में डिस्कस कर लूँ जरा, ठीक है, और फिर मैं वापस आता हूँ, है ना। ये भी देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है किसका, है ना, और फोटो वगैरह मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए इसमें तो क्या है, फोटो आपको पहले से मतलब खींची हुई आपको इसमें लगानी नहीं है, ये तो लाइव फोटो खींचेगा आप, ये आप सामने बैठे हो और खींचेगा, वही मैं समझा रहा हूँ कैसे होगा वो, ठीक है ना, और क्या स्कैन करके रखना है। और ज़रा सबसे पहले पेपर देख लें, सेंटर वेंटर तो आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आइए भैया पेपर कैसे होगा उसको समझते हैं ना, अब अगला हमारा स्टेप जो है पेपर को समझने का है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, देखिए कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें पहले टायर 1 होगा और फिर आपका टायर 2 होगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, और
ये रहा भैया टायर 1। ठीक है, ये टायर 1 है, 1 घंटे का टेस्ट है ना, 1 घंटे का टेस्ट है ये टायर 1। इसमें आप देखेंगे पहला जो टॉपिक है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो 25 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो 2 नंबर का, तो मतलब 50 मार्क्स का हो गया। जनरल अवेयरनेस है, ये 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग है टायर 1 में, कितनी है, आधा नंबर कटेगा भैया, है ना, सीधे आधा, -1/2 है भैया यहाँ पर। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 4 ऑप्शन मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा पेपर, ये बात ध्यान रखना है। फिर आप इसको अगर क्वालिफाई कर गए तो फिर आपको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब टायर 2 को बहुत ध्यान से सुनना जरा, ये काफ़ी थोड़ा सा पेचीदा लगता है लोगों को, पर ठीक है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए टायर 2 में तो पहले तो आप ये ध्यान रख लो, ये टायर 2 है, पहले तो ये क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। इसमें देखोगे इसके अंदर 2 पेपर हैं, है ना, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक पेपर 1 ये रहा, और नीचे जाओगे आप तो एक मिलेगा आपको पेपर 2। ठीक। अब मैं पेपर 1 को भी आगे बताता हूँ। देखिए पेपर 1 में आपको दिखेगा, यहाँ देखना ध्यान से, ये सेशन 1 दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। सेशन 1 में, और सेशन 1 ही हो गया, और एक और सेशन है यहाँ पर, ये रहा सेशन 2। ठीक, मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ ताकि क्लियर होता जाए। पेपर 1, इसमें आपने देखा सेशन 1, और इसमें है सेशन 2। कोई समस्या हुई? कोई समस्या नहीं हुई। अब आगे चलते जरा देखिए, तो देखते हैं। अब सेशन 1 में देखना आप, ये रहा सेक्शन 1। ठीक, आगे चलते जाओ, ये रहा सेक्शन 2। ठीक, आगे चलते जाओ, और ये रहा सेक्शन 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। 3 सेक्शन दिखे आपको, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान सुनना जरा, है ना, और हमारे ये टायर 2, इसमें एक पेपर 2 भी है ना, ये किसकी बात हो रही है, टायर 2 की। तो टायर 2 में पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 में आपने देखा सेशन 1, सेशन 2, सेशन 2, सेशन 1 में सेक्शन 1, 2 और 3, 3 सेक्शन है। अब और आगे चलो जरा, देखो इसलिए मैं ट्री बनाता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता जाए। अब जरा सेक्शन 1 में देखो, आपको दिख रहे होंगे 2 मॉड्यूल है, ये रहा मॉड्यूल 1 और ये मॉड्यूल 2। ठीक है, मैंने इसलिए डब्बे और गोले से काम चलाया है। ठीक है, तो और ऐसे ही आपको दिखेगा सेक्शन 2 में भी, ये रहा मॉड्यूल 1, ये है मॉड्यूल 2। ये जब तक पता नहीं चलेगा ना तो क्लियर नहीं होता। तो मैं आप लिख देता हूँ, इसमें भी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, इसमें भी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। ठीक। सेक्शन 3 में आप देखोगे ये मॉड्यूल 1 तो नजर आ रहा है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका मॉड्यूल 1 तो ये है, लेकिन लेकिन ध्यान से देखना जरा, इसका सेक्शन 3 का, ये सेक्शन 3 ही है, वही सेक्शन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही इसको लिख दिया। बस इसका मॉड्यूल 1 यहाँ है, लेकिन मॉड्यूल 2 यहाँ पर है। ठीक है, मॉड्यूल 1 यहाँ है, लेकिन मॉड्यूल 2 यहाँ पर है, और ये मॉड्यूल 2 आप देखोगे सेशन 2 में आ रहा है, और ये रहा इसका सेशन 2। तो भैया ये है सेशन 2, और इसमें आ रहा है मॉड्यूल 2। ठीक है ना, सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 2 है, ये देखो जरा, वो किस में आ रहा है, सेशन 2 में आ रहा है। मतलब यहाँ तक देखो आप, सारा कुछ सेशन 1 में भरा पड़ा है ना, सारा कुछ सेशन 1 में भरा पड़ा है। और एक ही चीज़ उन्होंने सेशन 2 में दे दी, वो भी सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2। और इसमें भी क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये देखो डाटा एंट्री का स्पीड टेस्ट होगा यहाँ पर, है ना, 1 डाटा एंट्री टेस्ट आपसे करवा लेंगे, है ना। इसके लिए कितना टाइम मिलेगा, इसके लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 15 मिनट मिलने वाले हैं, है ना, 15 मिनट। ये मतलब ये ध्यान सुन लो, ये देखो। और मॉड्यूल 1 किस लिए है यहाँ पर, सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 है, ये कंप्यूटर नॉलेज पर चेक कर रहा है, सीके चेक कर रहा है आपका। ठीक है, ये सीके, तो ये कंप्यूटर चेक कर रहा है, ये टाइप करवा रहा है। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो ये तो क्वालिफाई करना है आपको, ये तो क्वालिफाई करना है आपको, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसमें ध्यान रखना, इसमें आपको फेल तो नहीं होना, लेकिन पास तो इसको करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कोई नंबर तो आपको दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ देखो जरा, सीके के नंबर हैं यहाँ पर कितने, 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना, और 20 × 3 कितने मार्क्स के हो गए, 60 मार्क्स के। ये 60 मार्क्स का है पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको, है ना। और याद रखिएगा, इसके लिए भी आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं, और ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो रहा है, इसके लिए भी ये तो लिखा ना 15 मिनट ही मिलेंगे। तो 15 मिनट का ही डाटा एंट्री है, मतलब ये कंप्यूटर का नॉलेज भी चेक होगा 15 मिनट में। 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन है,
यहाँ पर, और 60 मार्क्स के हैं, 15 मिनट मिलेगा सीके के लिए। और डाटा एंट्री टेस्ट के लिए भी आपको स्पीड टेस्ट होगा जो, उसमें भी 15 मिनट मिलेंगे, है ना। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, इसका कोई मार्क्स नहीं, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें 4 मॉड्यूल ये जो है, और याद रखिए आपको सब में अलग अलग पास होना है, ये बात आपको पहले समझा दूँ, है ना, ये बात आप ध्यान समझ लें। अब जैसे यहाँ पर देखो सेक्शन 2 के जो मॉड्यूल 1 है उसमें आप देखोगे इंग्लिश आ रही है, ये देखो जरा, इंग्लिश है एंड कॉम्प्रिहेंशन है ना। और मॉड्यूल 2 में आप देखोगे तो जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए आ रहा है। अब जीए के आप देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन है, 25, और ये देखो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन है, 45, ठीक। और टोटल कितने हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए। अब ये सारे 3-3 मार्क्स के हैं, देखो जरा, 70 × 3 करोगे 210 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो ये आपके यार, अब यहाँ लिखूंगा नहीं मैं, तो आपको दिख ही रहा है ना यहाँ पर कि मॉड्यूल 1 इतना इतना ये सब हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पर जरा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है मॉड्यूल 1 में मैथ्स 30 सवाल और रीजनिंग वगैरह 30 सवाल, और वो भी 3-3 क्वेश्चन ही है, ठीक। तो इसके भी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ये मैथ्स है यहाँ पर, ये रीजनिंग हो गई, इसके भी 30 क्वेश्चन है, ठीक। 60 मार्क्स, 60 मार्क्स, 180 हो गए। यहाँ पर इसके 45 क्वेश्चन है, इसके 25 क्वेश्चन है, ठीक है। और इनको भी इंटू कर दोगे आप 3 से, तो वो टोटल मार्क्स आ जाए, इसके टोटल मार्क्स आ रहे 210, इसके टोटल मार्क्स आ रहे 180, ठीक है। तो 180 हो गए, 210 हो गए, ठीक। और यहाँ से 60 हो गया, ठीक है ना, 180, 210 और ये 60, क्लियर हो गई कहानी में जो बता रहा था आपको, है ना। मैं ये समझाना चाह रहा था कि क्या क्या कहाँ फंसा हुआ है। तो देखो मैं क्या कह सकता हूँ भैया कि पेपर वन 2 हिस्सों में बटा है, सेशन 1 सेशन 2। अब यहाँ देखो ट्री देखो आप, सेशन 1 सेशन 2, फिर सेशन 1 में आता है सेक्शन 1 सेक्शन 2, है ना। और सेशन 1 में ही आता है सेक्शन 3 का मॉड्यूल 1, क्योंकि सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 कहाँ है, सेशन 2 में, और वो क्या है, डीईओ टेस्ट है 15 मिनट का। और सेक्शन 1 का मॉड्यूल 1 क्या है, सीके 60 मार्क्स का। अब याद रखना पेपर 1 सबको देना है, कंपलसरी सबके लिए। पेपर 2 सिर्फ किसको देना मैं बता देता हूँ, जो लोग भरने वाले हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ भरने वाले हैं, याद रखना। क्योंकि इसी के लिए एज याद है मैंने कितनी बताई थी, 18 से 32 साल, इसी को 30 से ज़्यादा वाले लोग भर सकते हैं। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को ही, जिनकी 30 की उम्र पार हो गई है, वो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो यही है। अगर आप 32 से कम हो, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ तो, है ना, या 32 ही हो तो भी भर सकते हो, और 30 से ऊपर हो तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। इसको ध्यान रखना आप, है ना। मैंने बहुत बारीकी बता दी कि कोई क्या कर सकता है, 30 वाले और 30 से ज़्यादा वाले बाकी कोई पोस्ट अप्लाई कर ही नहीं सकते। और यहाँ पर मैं बता दूँ, 2 ग्रुप में वैकेंसीज हैं, एक है ग्रुप बी की वैकेंसी और एक है आपके ग्रुप सी की वैकेंसी, इन्हीं 2 ग्रुप की निकली हुई है। अब इनमें मैं बताऊंगा, सैलरी वगैरह भी समझाऊंगा, बाकी की भी एज दिखा रहा हूँ क्या क्या कितनी रहेगी। अभी तक क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो पूरा पेपर 1 आप देखो कितने टाइम में चल रहा है भैया, 3 घंटे, कितने, 2.5 घंटे का हो गया मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि पेपर 1 यहाँ देख रहा है 2 घंटे 15 मिनट का है, पेपर 1 2 घंटे 15 मिनट का है। और नहीं नहीं, सही है, सही 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 है, दो, पेपर 1 पूरा 2 घंटे 15 मिनट का है, 15 मिनट ये है इसकी ये, ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, समझिए मेरी बात, ध्यान सुनना, मैं एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे ना, ये सेक्शन 3 के ये सी के तक, यहाँ देखना, ये यहाँ तक, यहाँ पर आपको एक ब्रेक मिलेगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा ना, यहाँ ब्रेक, बाकी सब कंटिन्यू होगा, यहाँ पर आपको एक ब्रेक मिलेगा। और जब वापस आओगे ना, तो आपका री रजिस्ट्रेशन होगा, री रजिस्ट्रेशन होगा। इसीलिए कह रहा हूँ पूरा वीडियो सुनना अच्छे से, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। पहले से तैयार रहोगे तो दिमाग बिल्कुल क्लियर रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, सेक्शन 3 जैसे ही दे दोगे, आप सीके वगैरह दे के जैसे ही कंप्यूटर नॉलेज का दे दोगे, यहाँ तक याद रखना, सेक्शन 1 के मॉड्यूल 1 तक आओगे, आपको एक ब्रेक मिल जाएगा। अब इसके बाद जो सेशन 2 है ना, ये 15 मिनट वाला जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, ये ब्रेक के बाद होगा। और जब आप ब्रेक के बाद आओगे ना, तो आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन के वो लोग खुद करवाएंगे कि भाई हाँ, ये वही आदमी, बंदा नहीं बदल गया हमारा, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब ये सब जब हो जाएगा, फिर आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ देखो जरा, पेपर 2 में आपको समझाता हूँ। टायर 2 अपन समझ रहे थे, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 आ रहा है ना। पेपर 1 पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट और डे, पेपर 1 और पेपर 2 ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट में हो जाए, बनी बात है यार, है ना। इनके लिए अलग अलग दिन भी चुने जा सकते हैं कि पेपर 1 आज हो गया, पेपर 2 कल हो जाए, ठीक है ना। अब देखो साफ साफ लिखा है, पेपर 1 जो है ना, जो आप देख रहे थे पूरा डीईओ तक,
है ना, वो सेक्शन 3 वाला, वो सबके लिए कंपलसरी, मतलब आप कोई भी पोस्ट भर लो, पेपर 1 तो आपको देना है। और मैंने क्या कहा था आपसे, पेपर 2 सिर्फ उनको देना है जो जेएसओ भर रहे हैं, यानी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है ना, या इसे कह सकते हो आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, है ना, ये वही लोग इसे भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले टायर 1 निकालना पड़ेगा। क्लियर है ना, मैं जो बताया वो क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया, यही जरूरी था इसमें समझना। अब मान लो जिनने जेएसओ भरा है ना, और 30 से उम्र है तो जेएसओ ही भर, 30 से ऊपर उम्र है तो जेएसओ ही भर सकते हो, और 32 से कम है तो, है ना, या 32 है तो इसमें देखो स्टैटिस्टिक्स के 100 सवाल आएंगे, और सारे दो 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 नंबर के, तो 200 का यही हो गया, ठीक है ना। अब इसकी अलग निगेटिव मार्किंग है, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसको तरह ध्यान से सुनना। मेरे ख्याल से अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये ट्री है ना जो मैंने बनाया, इसकी एक फोटो या स्क्रीनशॉट आप ले लो, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या जा रहे हो आप, ठीक है। पेपर तो समझ में आ जाएगा, बाकी अपन देखते हैं क्या करना है। जेएसओ भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये वही लिखा दिया कि सेक्शन 1 के मॉड्यूल 1 को क्या बोलते हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल है। यहाँ पर देखो जरा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, है ना। तो यहाँ देखो बोला है पेपर 1 तो एक ही दिन में पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। कंडक्टर, और ये 2 सेशन में होगा, ठीक है। मतलब 2 पाली में होगा, याद है ना कैसे 2 पाली में, मैंने अभी तो बताया था आपको, सेशन 1 और सेशन 2 ऑन सेम डे। देखो सेशन 1 इंक्लूड कंडक्टिंग, अब मतलब 2 हिस्सों में होगा, बार बार सेशन मत सोचो, ये 2 हिस्सों में हो जाएगा, ठीक है। 2 हिस्सों में पेपर कैसे हो रहा है, अरे यही तो लिखा था मेरे बच्चों, समझ नहीं पा रहे हो क्या? यहाँ देखो जरा, ये जो सेशन 1 है ना, ये पहली पाली है। पेपर 1 की पहली पाली में आपको ये सब लगातार देना है, कहाँ तक देना है आपको, सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 कंप्यूटर टेस्ट तक ये आप दोगे। इसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा, फिर अगली पाली शुरू हो जाएगी, इसी को सेशन 2 कह रहे हो, ठीक है ना। अगली पाली यहीं से शुरू हो जाएगी, लेकिन अगली पाली जब शुरू होगी तो वापस आओगे ब्रेक के बाद, तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना, और ये 15 मिनट का हो जाएगा। क्लियर होगी कहानी? बहुत बढ़िया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाइयों, इसलिए परेशान मत हो। अब देखो तो चलते हैं यहाँ पर, और ये 2 घंटे 15 मिनट का होगा पूरा, आपको पता ही है। और क्या कहते हैं, जैसे ही मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 फिर ये सब बताया गया है, इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले जाओ। और सेक्शन 3 भी छोड़ दो, ये री रजिस्ट्रेशन है, देखो ब्रेक के, है ना, री रजिस्ट्रेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट हो जाएगा आपका, है ना। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। देखिए क्या लिखा है, ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि आप सेक्शंस, पेपर 1 के जितने भी सेक्शन है सबको क्वालिफाई करें। पेपर 1 के जितने भी सेक्शन हैं, पेपर 1 के सेक्शन कितने हैं, पेपर 1 के सेक्शन है 3, है ना। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर तक है पूरे सेक्शन, याद रखना 3 सेक्शन है, तो आपको ये 3 के 3 सेक्शन पार करने पड़ेंगे, ये मैंडेटरी है, जरूरी है, ठीक है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग देख लो कितनी है, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है भैया, है ना। तो पेपर 1 में, है ना, आपको नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की है, लेकिन जो लोग पेपर 2 देंगे, जो जेएसओ वाले हैं, उनको भैया आधे मार्क्स की है, ठीक है, आधे मार्क्स की है। तो मतलब ज़्यादा खतरनाक पेपर 1 ही हुआ। पेपर 2 तो उनके लिए जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पढ़ रहे हैं, या उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अब एक चीज़ और सुनना ध्यान से, ये जो आपका डाटा एंट्री टेस्ट या कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, बहुत ध्यान सुनना, मॉड्यूल सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 है, जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है दिखा, मतलब था उसमें, वो मैंडेटरी तो सबके लिए है, लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर। हाउएवर देखो ध्यान से, शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ध्यान से देखना किसके लिए प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा। तो आप देखोगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, CSS, MEA, AFHQ, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, फिर आपका असिस्टेंट GSI, असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर CGST सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, याद है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन CBIC, पोस्टल असिस्टेंट, इन सब के लिए क्या है कि जब ये शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो हायर क्वालिफाइंग जिसके पास होगा हाई डिग्री, उसको प्रेफरेंस तो मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे कंपैरिजन भी करेंगे, ये यही बोल रहा था मैं थोड़ी देर पहले आपसे। अब बात है कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट में होना क्या क्या है। तो ये क्या करेंगे आपसे, एक कंडक्टेड फॉर अ पैसेज, एक पैसेज होगा जो कि अबाउट 2000, ना, विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन फॉर अबाउट 15 मिनट्स, है ना। 2000 की डिप्रेशन के लिए होगा भैया, तो थोड़ा सा तैयार रहें अपने लिए, ठीक है ना। बहुत कुछ बताया मैंने आपको, तो आप देख रहे हो ना, सबको देना है लगभग लगभग तो, चलिए ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बता दूं जरा, SSC
ssc.nic.in, ये ओल्ड वेबसाइट है, तो इस पर अगर आप अभी तक रजिस्टर्ड हो तो ये नहीं चलेगा। अब आपको न्यू वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर्ड होना, जिसका नाम है SSC डॉट, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे GOV, है ना। प्लीज़ वेबसाइट को अच्छे से समझ लीजिए, GOV.in। यहाँ पर आपको जाकर के अपना पहले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लो। आपको पासवर्ड मिलेगा, आपको पता है, आपको एक आईडी मिलेगी, आपको पता है, फिर आपको आना है वापस और फिर लॉगिन करना है, जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। फिर अपनी पर्सनल डिटेल डाल देनी है, और मालूम है ना एसएससी में क्या होता है, एक बार अपन पर्सनल डिटेल डाल दे, सब डाल दे, तो वो हमेशा सेव हो जाता है, जो फर्दर वैकेंसीज होती है वो उसी में इस्तेमाल हो जाता है। फोटो इस बार अपलोड नहीं करनी है आपको, ना ही अपनी कोई रखी हुई फोटो की फोटो सामने कैमरा के रख देना। आपको क्या करना है, फोटो कैसे खींचेगी, जैसे अभी अब मैं बैठा हूँ ना कैमरे के सामने, ऐसे ही आपको कैमरे के सामने बैठना है ना। यहाँ आप और लाइट हो वहाँ पर ही ध्यान देना है, बैकग्राउंड हल्का हो, आपको ये भी ध्यान रखना है, लेकिन आपके चेहरे पे लाइट पड़ रही है, आपने कैप ना पहनी हो, इधर उधर मुंह मत बनाना, ना चश्मा पहना हो, एकदम स्ट्रेट देखना है, ठीक है। और ब्लर फोटो नहीं आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। मतलब इस बार फोटो अपलोड नहीं करना है, फोटो फॉर्म लाइव खींचेगा आपकी, एकदम लाइव खींचेगा, आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है, इस बात आपको ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ स्कैन करके अपलोड करनी है। हाँ, डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके अपलोड करने हैं, क्योंकि जब स्वाभाविक सी बात है, जब फॉर्म भरोगे तो स्कैन करोगे ही। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दिव्यांगजनों के लिए है ये। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कौन खास तौर पे वन हैंड वाले, इनको एग्जाम्प्ट किया गया है इस डाटा एंट्री टेस्ट स्पीड टेस्ट से, ठीक है, इनको बाहर रखा गया है। और बाकी सबको ऑल अदर कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन फॉर, लेकिन बाकी और कोई मतलब इससे हटा नहीं है, बाकी जितने भी दिव्यांगजन है उनको ये टेस्ट देना है, सिर्फ वन हैंड वालों को इसमें हटा दिया है ना, उनको मतलब माफ़ी मिली है इस बात से। और 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे भाई, जो वो है। हाँ, लेकिन ओनली दोज, यहाँ देखो जरा लिखा है, VH candidate who opt for scribes in the written examination will be provided passage reader at the time of। अब जिन्होंने स्क्राइब के लिए किया है तो भैया वो जब टाइप करेंगे, जो विजुअली थोड़े से वो हैं, है ना, तो उनको जो है 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, ये इनमें कहा गया। अब ये टायर 1 का सिलेबस है, आप देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या आ रहा है, तो आपको यहाँ से पढ़ लेना, जनरल अवेयरनेस में क्या आ रहा है ये आप ये देख लेना, यहाँ से इंग्लिश में क्या आ रहा है, ठीक है। ये PDF में आपको शेयर कर रहा हूँ, इस पर मैं नहीं टाइम वेस्ट करूँगा, ये तो खैर इसको हम जाने देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए मैंने मेन चीज़ आपको बता दी, है ना, क्या क्या थी। अब आ जाते हैं और थोड़ी सस्ती चीज़ें पता करते जाते हैं धीरे धीरे, जब वो होगा DV वगैरह इन सब की भी बात करनी, जितनी भी हाईलाइट आपको चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो इन पर अब मैं आऊँगा बाद में, पहले अब अपन ऊपर से आते हैं। एक सेकेंड में ज़रा ऊपर चला जाऊँ, बस भैया यही पेशेंस आपका चाहिए मुझे, और तो कुछ चाहिए नहीं। चलिए अब आ गए यहाँ पर अपन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो 17,727 पोस्ट की मैंने बात करी थी आपसे, टोटल पोस्ट कितनी है, 17,727 टोटल पोस्ट हैं। CGL की हम बात कर रहे हैं 2024 की। अब अपन आ गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें अपन कर करके अब अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप टिके होंगे। अब देखिए भैया, तो डेट शुरू हो रही है 24 जून से, इसकी लास्ट डेट है 24 जुलाई, है ना। करेक्शन बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपसे गलत फॉर्म भरा गया, है ना। और एक चीज़ और याद रखना, मल्टीपल फॉर्म मत भरना प्लीज़ करके, है ना। ऐसा मत करना कि मैं उस पोस्ट के लिए भी अलग से अप्लाई कर दूँ, फिर एक बार ऐसा नहीं होगा। आप एक ही फॉर्म भरेंगे, है ना, और जब आप पास होते जाएंगे तो आपसे खुद ही प्रेफरेंस मांगी जाएगी बाद में, जब आप टायर 1 भी निकाल लोगे, टायर 2 भी निकाल लोगे, फिजिकल विजिकल सब निकाल लोगे, तब की कहानी अलग कहानी है ना। उसके बाद फाइनल रिजल्ट से निकलने से पहले प्रेफरेंस मांगेंगे ये आपसे पोस्ट की, तो भैया बहुत सोच समझ के पोस्ट देना। मान लो इसमें लिखा है, एक पॉइंट में बताऊंगा आपको, जैसे मान लो कोई बंदा पास हो गया, उसने जो पोस्ट चुनी थी, लेकिन क्या हुआ कि वो बाद में फिजिकल या साइकिलिंग नहीं कर पाया, है ना, या और कोई दिक्कत आ गई, कुछ भी हुआ, है ना, साइकिलिंग वो कर ही नहीं पाया, उसको मालूम चला ना वो ये, मतलब हाइट भी नहीं थी उसकी, आप उसने ये भी नहीं देखा और उसने पोस्ट में वही रखा था, आप जो पहले चुनेंगे पहले आपको वही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें। आप देखिए ध्यान से जरा, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि वो अपनी आवाज़ थोड़ी सी कम कर लें, टेक्निकल टीम थोड़ी सी कम कर लें उस आवाज़ को। अब देखिए, तो हम बात कर रहे थे करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। देखिए, तो करेक्शन विंडो ऐसा है कि 10 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक, ठीक है ना। और टायर 1 का होने का ये बता रहे हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में, भी स्पेसिफिक डेट नहीं दी है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और टायर 2 वहीं पर आप देखेंगे दिसंबर 2024 में, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब नीचे आ जाइए भैया, तो इसे कहते हैं CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। अब आप सोच रहे हो कैसे उल्टा आ रहा है अपन,
ग्रुप बी, ग्रुप सी है ना। इससे आपको नौकरी मिलती है मंत्रालयों में, विभागों में, सरकारी, है ना, संगठनों में, ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ट्रिब्यूनल है कोई, है ना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, इसको क्या बोले। यहाँ पर आप एज देख सकते हैं। देखिए पहला आप देखोगे पे लेवल 7 पर कौन कौन आता है, जहाँ पर शुरुआत होती है आपकी नौकरी की अच्छी खासी सैलरी से, 44,900 से शुरुआत होगी। तो ये वो पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, है ना, ये यहाँ देखो, यहाँ तक तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ही हैं, डिपार्टमेंट बस अलग अलग है। ये आप देख सकते हैं, रेलवे इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब रहे सारे ग्रुप बी की जॉब है यहाँ तक पूरे। ठीक। एज आप देखोगे, बस ये देखो जरा, ये है 20 से 30 साल। मैंने जितने भी पीले पीले किए हुए हैं ना, ये 18 से 30 ही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो 30 के ऊपर तो कोई जा ही नहीं पा रहा है ना, ये बात हो जा रही है यहाँ पर। और ये फिर इसके नीचे यहाँ पे देखो, ये सब भी ग्रुप बी के ही हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस वो एएसओ थे, है ना, सेक्शन ऑफिसर थे सारे के सारे। ये इनकम टैक्स आ गए यहाँ पे, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये देखिए यही तो बनने के लिए सपना होता है सबसे ज़्यादा, तो यही इसी को सुनता है। लेकिन ये ग्रुप सी की जॉब है, लेकिन सैलरी वही है 44,900 रुपये। ये बात अजीब है। कोई बात नहीं, है ना। ये फिर इंस्पेक्टर एक्साइज याद है, इनके बारे में बताया था। इनमें इनके लिए आपको क्या चाहिए भैया, जितने भी इंस्पेक्टर दिख रहे हैं ये आपको, इनके लिए चाहिए फिजिकल। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ, ये तो कोई मंत्रालय देख लो, सीबीआईसी, सेंट्रल एक्साइज प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर, ये सब सीबीआईसी में ही जाएंगे। ग्रुप बी की जॉब है, 18 से 30 साल की एज के लोग ही इसे भर सकते हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ से पहुँचोगे भैया इंस्पेक्टर पोस्ट, और ये अब आप देख लेना है ना, ये मैंने आपको बता दिया बहुत, इसमें क्या देखोगे अब आप। फिर यहाँ से आ जाइए भैया, पे लेवल 6 की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, देखो यहाँ पर भी आता है ना, अदर मिनिस्ट्रीज की कुछ भी ग्रुप भी 18 से 30, लेकिन देखिए सैलरी 35,400। एग्जीक्यूटिव तो मैंने कहा ना, देखो अपना प्रेफरेंस बहुत अच्छे से देना, नहीं तो सैलरी 10,000 कम हो जाएगी सीधे, है ना। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर हैं इसके। और ये देखो 18 से 32 वाला देख रहे हैं, ये जेएसओ है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक। फिर आ जाइए पे लेवल 7 पर, 5 पर सॉरी, तो ये 29,000 की तनख्वाह ऑडिटर वगैरह को, अकाउंटेंट को, इन सबको मिलेगी, है ना। ये सारी ग्रुप सी की जॉब है, सब 18 से 27, मैक्सिमम एज है आप देख सकते हो जनरल के लिए 27 है। ठीक है। फिर लेवल 4 पर आ जाओगे, 25,000, इसमें आपको पोस्टल असिस्टेंट मिल जाएंगे, डिवीजन क्लर्क मिल जाएंगे, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिल जाएंगे, टैक्स असिस्टेंट मिल जाएंगे, सब इंस्पेक्टर, सीबीडीटी, सीबीआईसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। 18 से 27 की उम्र, ये हो गया भैया, है ना। और ये वही बात लिखी है कि अगर किसी ने हायर रैंक के लिए चुन लिया गया, सिलेक्ट हो गया उस पोस्ट के लिए, लेकिन मेडिकल या फिजिकल या एजुकेशन में कहीं वो पिछड़ रहा है, तो भैया उसके कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको नीचे की पोस्ट दे दी जाएगी, यही इसमें लिखा है। मतलब किसी भी सूरत में उसे नीचे की, ऐसा नहीं होगा कि आप पास हुए थे, सिलेक्ट हुए थे हमारे, तो आपको हम दूसरी पोस्ट दे देते, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। अब देखो, वाइल गिविंग प्रेफरेंसेस फ्यू पोस्ट लाइक, कहाँ चला गया, ये वो है जिनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, याद करो जरा। इंस्पेक्टर के सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सीबीएन, याद करो, सब इंस्पेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ऑफिसर, एनसीबी, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, एनआईए, मालूम है ना, इनके लिए आपको स्टैंडर्ड और ये सब लगेगा। तो भैया पहले से ही देख लो, है ना, नाप लो, जोक लो। टोटल वैकेंसी अप्रॉक्स लिखा है 17,727 है, ये आगे घट बढ़ सकती है। प्लीज़ करके वेबसाइट को आप सभी ध्यान रखें, मेरा पूरी उम्मीद है कि आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कुछ मैं एक्स सर्विसमैन के लिए बताने जा रहा हूँ। ये जो एक्स सर्विसमैन के लिए जितनी भी रिजर्वेशन है यहाँ पर, वो सिर्फ ग्रुप सी की वैकेंसीज में है। तो आप थोड़ा सा, जब आपको मैंने जो चार्ट दिखाया ना, उसमें जो ग्रुप सी है, सिर्फ उन्हीं पोस्ट को आप मार्क करके भरने की कोशिश करना। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसका। और एक बात और, एसएससी एक संस्था है जो सिर्फ आपका एग्जाम करा रही है। ठीक है ना। इनको क्या है कि इनको दे दिया गया कि आप एग्जाम कंडक्ट कराओ, बाकी वैकेंसी कौन ओपन करते हैं, वो तो विभाग और मंत्रालय ही करते हैं, जहाँ जा करके आप ज्वाइन करोगे सिलेक्ट होने के बाद, जो यहाँ पे मंत्रालय जितने भी लिखे थे या विभाग जितने भी लिखे थे, तो वैकेंसी उनकी है। ठीक है ना। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, वो एसएससी नहीं करेगा, वो आपको आपके विभाग में, जहाँ पर आप टायर 2 निकाल लोगे, आपका नाम आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने विभाग में जाना है, वो विभाग करेगा। इसमें एसएससी का कोई रोल नहीं, ये सिर्फ पेपर कराएंगे, टायर 1 टायर 2 तक आपके साथ रहेंगे, डाटा एंट्री टेस्ट भी यही लोग लेंगे, लेकिन डीवी वगैरह ये आपके विभाग लेंगे, ये आप समझ लेना। ठीक है, ये एसएससी नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर आ जाइए भैया, तो जैसे मान लीजिए किसी को इसमें समस्या आ जाए कि सर मैं 28 साल का, मतलब मैं 27 साल का हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं जैसे 18-27 की जो जॉब है, अब ये भी दिक्कत होती है ना सन, मतलब कि भाई मैं 27 का हूँ एग्जैक्ट, और ये एसएससी ले लेगा कि नहीं ले लेगा, अभी आपको ऐसे पता चलेगा। मान लो जो भी इतनी पोस्ट देखी आपने जो 18-27 तक की थी, तो इसमें जरा डेट ऑफ बर्थ पे नजर डालो, यहाँ पर देखो जरा, इससे मैच कर लो। आप इससे पुराने नहीं होने चाहिए, अगर यही डेट है तो भी चल जाएगा, और इसके बाद की नहीं होनी चाहिए, 1 अगस्त 2006 के बाद आप पैदा नहीं हुए होने चाहिए, तो आप जितनी भी 18-27 वाली जॉब थी ना, जो जिसमें ये उम्र मांगी गई है 18-27 की लिमिट, ये आप भर सकते हैं।
हाँ, SC ST वालों को छूट मिलेगा, वो तो अपने लिए 5 साल बढ़ा लें, OBC वाले 3 साल बढ़ा लें, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल बढ़ा लें, है ना? तो उनके लिए छूट है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, समझ गए? अब जहाँ पे 20 से 30 साल वाले, मैं उनके लिए फिर से बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से, 2 अगस्त 1994 से आप पहले की नहीं होनी चाहिए, और 1 अगस्त 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मैं 1832, ये तो मालूम है ना, JSO, ये तो आपको बिल्कुल रट गया होगा, एक ही पोस्ट तो थी वो। तो यहाँ देखो जरा, 2 अगस्त 1992 से पहले वाले लोग नहीं भर सकते, इस दिन वाले लोग भर सकते हैं, और 1 अगस्त 2006 के बाद पैदा हुए वाले लोग, है ना, वो इसे नहीं भर सकते, इसी डेट वाले उसे भर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं बहुत क्लियर हूँ, है ना, कि मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में पूरा, ये बहुत पेचीदा PDF में से एक है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, काफ़ी लंबी। अब आप एज देख लो, आप भैया, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और दिव्यांगजनों में भी कैटेगरी बनती है, उसमें भी अगर आप जनरल से हो तो 10 साल, OBC से हो तो 13 साल, SC ST से हो तो 15 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है 3 साल के लिए, आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड, जितनी उन्होंने की होती है उससे 3 साल कम करके उतनी पूरी छूट मिल जाती है। अब ऐसे बंदे डिफेंस वाले हमारे, है ना, भाई बहन जो किसी ऑपरेशन में डिसेबल हो गए, है ना, तो उनको 3 साल की छूट मिल रही है ना, अगर वो जनरल से हैं तो, और अगर ऐसे ही कोई SC ST से हैं तो उन्हें 8 साल की छूट मिल रही है ना, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। अब ये देखो, परमिसिबल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप C, वो ऊपर वाली थी ग्रुप B के लिए, है ना, ये किसके लिए थी, ये ग्रुप B के लिए थी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक ही बात है यहाँ पर। अब मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, जिसने अच्छी से मतलब दे दी है वहाँ पे सेवाएं, लगभग 3 ईयर्स नॉट, मतलब 3 साल मिनिमम तो काम किया है, तो उसको 40 साल की, मैं 40 साल मतलब उसकी उम्र जब तक 40 साल ना हो जाए तब तक वो ये फॉर्म भर सकता है। और अगर ऐसे, लेकिन ये जनरल के लिए था, और अगर यही कोई SC ST वाला है तो उसके लिए मैक्सिमम एज 45 तक चले जाएंगे। ऐसी कोई महिला जिसने डाइवोर्स हो गया लेकिन दोबारा शादी नहीं की है, उसके लिए 35, उसकी उम्र के मतलब वो जब तक 35 साल की नहीं होती तब तक वो भर सकती है। और ये ऐसी कोई SC ST वाली है तो उसकी मैक्सिमम एज 40 तक की हो सकती है, ठीक है। काफ़ी बोलते बोलते थक गया दोस्तों मैं, पर ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए, एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, अब ये इसमें ये कहा गया है, ऐसे एक्स सर्विसमैन जिन्होंने पहले ही एक्स सर्विसमैन कोटे से कहीं पर नौकरी ले ली है, चाहे ग्रुप C में चाहे ग्रुप D में, तो अब वो उसी कोटे से, एक्स सर्विसमैन के कोटे से दोबारा ये जॉब नहीं ले सकते। लेकिन इसमें कंडीशन है, ले सकते हैं अगर उन्होंने ज्वाइनिंग जिस दिन हुई तुरंत ही उस दिन लेटर डाल दिया कि हम ये नौकरी नहीं कर रहे, तो आपकी सर्विस हुई नहीं, एक्स एक्स सर्विसमैन के कोटे से, क्योंकि आपने तुरंत वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया, तो आप इसे भी भर सकते हो, तब आपका वो कोटा भी जिंदा है। ये कहना चाह रहे थे ना, मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया जो वो कह रहे थे, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन वालों के जो बच्चे होते हैं वो इस कैटेगरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं, ये सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि उनका बेटा या कोई डॉटर अपने आप को एक्स सर्विसमैन कैटेगरी बता दे, नहीं, ये सिर्फ आपके पापा के लिए ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर लिखा है, अब ये इसमें ये बताया गया कि मान लीजिए कोई OBC वाले बंदे ने, किसी ने OBC भर दिया अपने उसमें, ठीक है, लेकिन बाद में वो OBC नहीं निकला या वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रूव कर पाया, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, यही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है ना। और कुछ नहीं है, यहाँ पर आ जाइए ज़रा, ठीक है ना। और भैया इस मामले में तो कुछ भी नहीं सुनेंगे वो कि भाई सर हमसे गलती हो गई, पोस्ट भेज रहे हो, फैक्स भेज रहे हो, कुछ भी कर नहीं करना है सर, रिजेक्ट कर देंगे आपको, ठीक है ना। अब जो लोग SC ST OBC या EWS या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, बनी बात है, आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो आपको वो चीज़ मिलेगी यहाँ पर, है ना। और OBC के लिए ध्यान रखना है कि वो क्रीमी लेयर में ना आ रहे हो, ऐसे OBC को ही OBC का आरक्षण मिलता है, ठीक। और इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वाले ध्यान रखें, उनका इसी फाइनेंशियल ईयर का देखो जरा ध्यान से, 2024-25 मतलब रिन्यू करवा लो आप, इसी साल का वो होना चाहिए। उम्मीद है करवा लिया होगा आपने, नहीं करवाया होगा तो देखो दिक्कत तो आएगी, ठीक है। अब स्क्राइब यानी कि हेल्पर, ये दिव्यांगजनों के लिए होता है, किस किस को मिलता है, देखिए स्क्राइब की कुछ बातें इन्होंने साफ साफ बताई हैं। पहली ये कि स्क्राइब ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो एक तो आपसे कम पढ़ा लिखा हो, दिव्यांगजनों के लिए बता रहा हूँ मैं। दूसरा, स्क्राइब जो बंदा आप चुन रहे हो अपने लिए, आप चाहो तो आप कमीशन से भी मांग सकते हो, यानी जो SSC है, SSC से भी कह सकते हो कि मुझे एक हेल्पर दे दो, या चाहो तो आप ओन स्क्राइब भी ला सकते हो, खुद का भी हेल्पर ला सकते हो। खुद का लाओगे तो आपको कुछ अंडरटेकिंग देनी पड़ेंगी, वो एनेक्जर 1 में पड़ी है, मैं दिखा भी दूंगा आपको थोड़ी देर में। सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उस बंदे की फोटो ID सब कुछ रखनी पड़ेगी आपको, वो सब देना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या, ये किसको मिलता है स्क्राइब, बहुत ध्यान देना, स्क्राइब मिलता है उसको जिनके पास लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ये जैसे कि या तो ब्लाइंडनेस है, अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जिसके दोनों हाथ खराब हों, है ना, सेरेब्रल पेल्सी हो गया हो, तो उसको अगर वो चाहेगा तो उसको स्क्राइब की सुविधा मिल जाएगी।
लेकिन क्या बाकियों को नहीं मिलती है? बाकियों को भी मिलती है, लेकिन अगर वो ये सर्टिफिकेट दिखा दें कि वो किसी तरीके से एबल नहीं है खुद पढ़ पाने में या खुद लिख पाने में, तो उनको भी स्क्राइब की सुविधा मिल जाती है। लेकिन इसके लिए उन्हें वही अपने मेडिकल डॉक्टर से पूरा लिखवा करके इनके एक प्रोफार्मा होता है। प्रोफार्मा यहाँ पर एनेक्जर वन, प्रोफार्मा मतलब क्या कहना चाहिए यार, वो कागज कैसा दिखना चाहिए, है ना, उस कागज के ऊपर हस्ताक्षर सील होने चाहिए, फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, जैसे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी किसे कहते हैं? जिनके पास मिनिमम 40% की दिव्यांगता होती है, 40% अंग खराब होते हैं, उनको मिलती है। लेकिन 40% से लेस वालों को मिल सकती है, लेकिन अगेन उन्हें एनेक्जर वन का एक जो सर्टिफिकेट है ना, प्रोफार्मा है, वो भर के देना पड़ेगा कि भैया हम किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, ये देखो लिखा ना है कि हमें डिफिकल्टी हो रही है लिखने में, तो हमें स्क्राइब की आवश्यकता है। तो देखिए जरा, तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% वालों को, 40% से कम वालों को मिल जाता है, लेकिन उसके लिए फॉर्म लगता है। स्क्राइब की आपको पहचान बतानी पड़ेगी, उसका भी फॉर्म लगेगा, सब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अभी देखो जरा, डिटेल आपका जो ओन स्क्राइब उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, वो एनेक्जर 2 में पड़ा हुआ है, कैसा वो देते हैं। ठीक है ना। और जो डिसेबिलिटी वाले हैं, नॉर्मल जो मतलब 40% से कम वाले हैं, उन्हें एनेक्जर 2A का सहारा लेना पड़ेगा। अब आपका जो स्क्राइब है उसको एक तो वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेकर के आना पड़ेगा, साथ में जब वो एग्जामिनेशन के टाइम पर आए वो भी ओरिजिनल में लाना पड़ेगा, और उसकी फोटोकॉपी भी लानी पड़ेगी आईडी की, है ना। और वो फोटो आईडी जो फोटोकॉपी वाली है, आईडी की फोटोकॉपी, उस पर उसे साइन करना पड़ेगा आपके स्क्राइब को, है ना। बस ठीक है, आगे चलते हैं। और 20 मिनट मिलेंगे भैया सभी दिव्यांगजनों को, ये वो ध्यान रखें। ठीक। अब आ जाइए भैया, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब अपन वीडियो के बिल्कुल एंड पर हैं। देखिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, याद है 18 से 32 की एज वाली बात, है ना। इसी को पेपर 2 भी देना पड़ेगा, बाकी किसी को पेपर 2 देना ही नहीं है ना। इसी को देना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स का पेपर याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, जिसमें 0.5 निगेटिव मार्किंग है ना, सब मैंने बता दिया था। पेपर 1 में तो -1 की मार्किंग है, पेपर 2 में 0.5 की मार्किंग है। ठीक, इसका ध्यान रखेंगे। तो देखो इसमें मांगा गया, इनने कुछ वो नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप कॉमर्स से होने चाहिए। देखो बैचलर डिग्री है और 60% है 12वीं में मैथमेटिक्स में, बहुत ध्यान से देख लो, मैथ्स में 12वीं में अगर 60% है, मैथ्स का बोल रहा है, सिर्फ मैथ्स का, 12वीं का नहीं बोल रहा। मैथ्स के नंबर देखना, जितना भी टोटल है, क्या वो उसका 60% है? अगर है और आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसे काम कर लेंगे, आपका लिए हो गया काम। और बाकी भैया ऐसे लोग जिन्होंने ऐसी डिग्री कोई ली हो जहां पे उन्होंने एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का पढ़ा हो, तो वो तो भर ही सकते हैं। पढ़ा हो, अगर पढ़ा हो तो वो लोग तो भर ही सकते हैं। समझ गए। अब अगली पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। कुछ नहीं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। जो रिसर्च असिस्टेंट भरना चाह रहे हैं, है ना, कहाँ पर? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो बैचलर डिग्री हो, लेकिन बैचलर डिग्री कौन सी हो? लॉ की हो। अरे ह्यूमन राइट्स में जा रहे हो ना यार, तो लॉ तो चाहिए होगी। ठीक है ना। तो फायदा हो जाएगा जो, तो लॉ वाले मेरे भाई बहनों, आपके लिए ये काम हो गया यहाँ पर। ठीक है। डिजायरेबल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिजायरेबल का मतलब होता है, डिजायरेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जान दो। अब इनके अलावा जितनी बाकी पोस्ट है उसमें सिर्फ बैचलर की डिग्री, आप बस ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे जो किया हो तुमने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट होता है भाई साहब, बता रहा हूँ। डिप्लोमा वाले नहीं, जिनके पास डिप्लोमा है वो इसे नहीं भर सकते। बैचलर डिग्री तो आप इसे भर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले जो हैं वो भी इसे भर सकते हैं, लेकिन फाइनल ईयर वालों को मैं बता दूं, उन्हें अपनी डिग्री 1 अगस्त से पहले पहले ला करके सौंपनी पड़ेगी भैया। पास हो रहे हो आप, ये ध्यान सुनना, है ना, इसके बाद की नहीं चलेगी यहाँ पर। अब देखो, ओपन और डिस्टेंस वाले जो हैं, है ना, वो भी इसे भर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने ओपन या डिस्टेंस वाली सब लेकर के रखा है, ऐसे कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस करना पड़ेगा एक अप्रूवल जो कि यूजीसी देती है ना, आपकी यूनिवर्सिटी को, कि भाई आप ये ओपन और ये सब करवा सकते हो। ध्यान देखना, ऐसा आपको अप्रूवल लाना पड़ेगा। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के पास जाना है, सर या मैडम से मिलना, उनसे बोलना है कि मैडम हमने फॉर्म भरा है, तो हमें एक अप्रूवल दे दीजिए कि आप अपनी जो यूनिवर्सिटी जहाँ मैंने पढ़ाई करी है वो यूजीसी से अप्रूव्ड है इस मामले में कि यहाँ पर से डिस्टेंस लर्निंग हो सकती है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा, है ना, अब देखिए बाकी सारी डिग्री इसमें काउंट नहीं होती थी, डिस्टेंस और इन सब में, है ना। ध्यान रखना कौन कौन सी डिग्री काउंट नहीं होती थी, ये तो खैर ये भी लिखा रहता था इसमें, है ना, यहाँ पर शायद लिखा भी हो, पर कोई बात नहीं, मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। लेकिन अब डिग्री और डिप्लोमा, क्या मुकुल शर्मा ये केस हुआ था एक, तो इन्होंने एआईसीटी से काफ़ी, मतलब केस होने के बाद ये हुआ था कि इग्नू जो बीटेक करवाए, इग्नू से जिन्होंने बीटेक किया है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है ना, लेकिन कौन से एकेडमिक ईयर में, बहुत ध्यान देखना, 2009 और 2010, बस उन्हीं को वैलिड समझा जाएगा उस दिन। अब हुआ था कुछ तो इसलिए ऐसा हुआ है।
ठीक, अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो ये वेबसाइट मैंने आपको पहले ही बता दी है, प्रोफार्मा आपने देख लिया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। फोटो वगैरह मैंने आपको बता दी कैसे करना है। सामने बैठना, अच्छी लाइट रखना, प्लेन बैकग्राउंड रखना, लाइव फोटो खींचेगी भैया, लाइव है, लाइव है, लाइव है ना। अपलोड नहीं करनी है, बहुत ध्यान से देख लो, अपलोड नहीं करनी। कोई फोटो रखी है और आप उसे लेकर के यहाँ जाओ, याद रखना रिजेक्ट हो जाओगे, पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको लाइव फोटो खिंचानी है। और याद रखना, इन्होंने साफ बोला है, जैसे आप अभी कैमरे में फोटो खिंचा रहे हो ना, फॉर्म में जैसी फोटो आएगी, कोशिश करना ऐसे ही दिखो उस दिन भी। क्यों? क्योंकि उस दिन स्टाफ को साफ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। अगर आप बच्चे को नहीं पहचान पा रहे हैं, एडमिट कार्ड में जो चेहरा आ रहा है वो आपसे मिल नहीं रहा है ना, आपने दाढ़ी बढ़ा ली है, वो आपको भगा सकते हैं। पूरी अथॉरिटी वहां पे दी है। और बहस करोगे 3 साल की जेल है, इसलिए बहस नहीं करना, चिल्लाना नहीं, धमकाना नहीं, कुछ ऐसा नहीं करना। जेल यहाँ पे पूरा लिखा रहता है, कितने कितने साल की जेल है यहाँ पे। ऐसी कोई चीज़ नहीं करना आप, प्लीज़, मैं ये चाहूँगा। ठीक है ना। तो सामने देखिए फ्रंट ऑफ कैमरा के, है ना, और बढ़िया से फोटो खिंचा दिए। ऐसे भी उसमें रेड कलर का ऐसे ट्रायंगल बनेगा जैसे दिख रहा है ना, तो इसी में आपको दिख जाएगा। अच्छा, यहाँ मुझे बीच में दिखेगा, बस ये देखना ब्लर ना हो, ये सब देखना पड़ता है। ठीक, इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। हाँ, अब जो स्कैन करना आपको, साइन देख लो आप, 10 से 20 का स्कैन करना अपने सिग्नेचर को, है ना। जेपीजी पीपीजी में साइज आप देख लो, 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, है ना। साइज है ये उसका, है ना, ब्लर ना हो, कुछ ना हो। और 100 रुपये की फीस है भैया। और बाकी महिलाओं, एस टी एस सी, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, सबके लिए फ्री है। ऑनलाइन पेमेंट करनी है ना। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, है ना। करेक्शन विंडो, अच्छा अब ध्यान सुन लो, मान लो आपको दिक्कत हो गई, आपने गलत भर दिया, तो मैंने कहा था ना अगस्त में विंडो खुलेगा वो सही करने वाला, है ना, कि जब आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। अब ध्यान से देखना जरा, अब क्या हो रहा है कि जब आपने, मान लो आपसे गलती हो गई, तो भैया करेक्शन का चार्ज है 200 रुपये। और अगर दोबारा गलती होगी तो एक और बार विंडो ओपन, मतलब दोबारा उसे कर सकते हो, लेकिन फिर वही है, 500 रुपये का चार्ज लगेगा। ठीक है ना। तो चार्ज भी काफ़ी तगड़े ले रहे हैं। 100 रुपये का फॉर्म। और ये सेंटर है भैया, सेंटर आप देख सकते हैं यहाँ से। फटाफट नीचे चलते हैं, है ना। 3 सेंटर के आपको ऑप्शन मिले जा सकते हैं, तो अच्छे से अपनी प्रायोरिटी चेक कर लेना। टायर 1 टायर 2 मैंने एग्जाम आपको समझा ही दिया है, ये पूरा एग्जाम है। यहाँ से अपन निकल चुके थे। ठीक, तो देख रहे हैं आप, काफ़ी लंबा चौड़ा सफ़र अपन ने तय किया था। और नीचे चलते हैं। यकीन नहीं हो रहा, 109 पन्ने का अपन ने काम खत्म किया है। पूरे दिन से मैं इस पीडीएफ को पढ़ रहा हूँ। ठीक, अब देखिए, तो प्रेफरेंसेस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन। और ये सब तो मतलब नहीं है, रेटेड है, पता नहीं मैंने इसे क्यों किया था, शायद अच्छा लगा हो मुझे। अच्छा, प्रेफरेंस है ना, क्या दिक्कत है, कैंडिडेट्स डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस। हाँ तो भाई जो लोग, हाँ आप देखो क्या होता है, जैसे मान लो टायर 2 हो गया, सब हो गया, अब कईयों ने प्रेफरेंस ही नहीं डाली तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना। फाइनल रिजल्ट से पहले पहले आपको ये करके दिखाना है। और ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि किसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की टेस्ट होने वाली है। ये देखो सारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये आप ये भी फोटो खींच के रख लो ताकि आपको आसानी हो कि भैया इनके लिए तो हमें स्टैंडर्ड। मेरे ख्याल से मेरे वीडियो के बाद तो आप काफ़ी क्लियर हो गए होंगे कि मैंने जो बताई ये बातें, ठीक है। और जब आपका डीवी हो यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको पासपोर्ट साइज का रिसेंट कलर फोटोग्राफ भी रखने हैं अपने पास, है ना। फोटो आईडी प्रूफ भी रखनी है, वो तो खैर कदम कदम पे रखनी है आपको। अब आ जाइए भैया, मिनिमम भाई आपने कहा था ना कि सब में पास होना पड़ेगा, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? टायर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 और पेपर 1 ऑफ टायर 2। तो बहुत ध्यान से रखना, जनरल के लिए 30%, ओबीसी मतलब 30% नंबर तुम ले आओगे ना तो तुम पास हो, ठीक है ना। और सब में पास होना है ना तुमको, तो ध्यान से, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% और बाकी सबके लिए 20% मार्क्स वो ले आएंगे, तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। और यहीं पर आप देखो जरा, ये याद है आपको सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2, यानी ये था अपना डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, उसके लिए भी है यहाँ पर। देखो जरा, उसमें नंबर तो था नहीं, है ना, तो वहां पर बोला गया जनरल वाले 20%। ये जानते हो क्या ये एरर है? कितनी एरर कर सकते हो टाइपिंग के वक्त? तो जनरल वाले 20% की एरर कर सकते हैं और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 25% की एरर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई मुझे पता है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, अभी तो ये तो मैंने आपको बता दिया था किसके किसके लिए अप्लाई हो रहा है, क्या कर रहे हो। कंप्यूटर नॉलेज, और ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है और जो डाटा एंट्री टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। और क्या बचा? ये देखो साफ लिखा है, हु आर नॉट क्वालिफाइड इन सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2। जो पेपर 1 है, टायर 2 का जो पेपर 1 है ना, उसके 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 भी है। तो सेक्शन 1 2 में देखो जरा ध्यान से, जो लोग पास नहीं होंगे, नॉट एलिजिबल टू, उनका सेक्शन 3 तो चेक भी नहीं किया जाएगा।
तो भैया देख लो जरा ध्यान से, मतलब सब में पास हो, सारे पेपर बहुत अच्छा, तो 100 मिला करके एक बार, ठीक। और मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी टायर 2 के हिसाब से। ओवरऑल कैसा आपने एग्जाम पूरा दिया है, तो मेरिट लिस्ट वैसी बननी भी है, तो बहुत तैयार रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे। और मेरिट लिस्ट जो है वो जेएसओ की जो बन रही है या स्टैटिस्टिकल वालों की, प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन दी सेक्शन 1 सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है ना। तो ये देखो जेएसओ के लिए तो सेक्शन 1 सेक्शन पेपर 1 का ये दोनों हिस्सा, पेपर 3 का तो जुड़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि पेपर 3 तो क्वालिफाइंग है। पेपर 3 बोल रहा हूँ, जो सेक्शन 3 है पेपर 1 का, सेक्शन 3 तो क्वालिफाइंग नेचर का है। पेपर 1 और पेपर 2 से ही काम चल रहा है टायर 2 के, ठीक है ना। तो ये तो हो गया भैया। और बाकी क्वालिफाइंग तो ये तो सभी के लिए है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्वालिफाई करना है, ये बात तो बोली ही गई थी, है ना। और देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, कोई भी वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं बनेगी, ना कोई रिजर्व लिस्ट इसमें बनने वाली है। और ये जेल वेल लिखी, कितनी किसको जेल मिलेगी वो सब बताया गया इसमें। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। ओनली 1 एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है, एक से ज़्यादा भरेंगे तो जेल कर, मतलब रिजेक्ट कर देंगे, जेल नहीं भेजेंगे, इतनी सी बात पे, ठीक। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से सुनना, मान लो आप जब वहाँ पे कोई अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाओ, उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी सही से प्रिंट ना हो, तो आपको दूसरा कोई अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर के वहाँ पे जाना। डेट ऑफ बर्थ बहुत क्लियर दिखनी चाहिए, ये बहुत बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, वो भगा देंगे आपको वहाँ से। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भैया, कि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे पूछना है कि फिलिंग से फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, सबमिशन नहीं हो पा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में कुछ जानना चाहते हो, है ना, तो आप ये अपने क्षेत्र का नंबर देख लो। जैसे आप एसएससी या सेंट्रल से आते हो, ईस्टर्न से आते हो, कि क्या जैसे हमारा है मध्य प्रदेश रीजन, ये रायपुर वाला, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो ये हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले इसको ध्यान से देख लें जरा, ये अपना रीजन है। तो आप इस पर या इस पर नंबर लगा करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, तो यही लोग आपको जवाब दे देंगे। क्या बोलते हो आप लोग, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आते आते हमारा वीडियो पूरी तरीके से समाप्त होता है, ठीक है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पूरा वो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बताने के बाद भी अगर कहीं पर डाउट रह जाए, है ना, अब तो आपको भी लग रहा होगा कि पूछें क्या, पर ठीक है जो भी है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मेरा पेज है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो, यहाँ पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, कहीं पर भी पूछो, मैं दोनों जगह जवाब दूंगा। फ़ायदा क्या होगा आपका इंस्टाग्राम जुड़ने से, जैसे मान लीजिए छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जैसे किसी का डेट, एग्जाम का डेट आना, कुछ छोटी सी चीज़ आना उसमें, है ना, कोई छोटा सा अपडेट आ गया, तो उसके लिए बड़ी वीडियो तो हम बनाएंगे नहीं, छोटी वीडियो से काम चला लेते हैं, है ना। और यूट्यूब के भी शॉर्ट्स आप चेक कर, मतलब कुल मिला के चैनल चेक करते रहा करो, पेज चेक करते रहा करो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आपके लिए ही ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना, कब कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और सिलेक्शन हो जाए मैं यही कामना करता हूँ, और अगर हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।